औरतों की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसकी वजह ये होती है कि जो हील होती है उसमें एक हड्डी की चोंच निकल आती है। जब आप सोए होते हैं तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है और उससे भी आराम ना आए तो वी समटाइम्स हैव टू डू सर्जरी। अच्छा, जूता खरीदने में भी हमें कोई एहतियात करनी चाहिए? मेडिकेटेड कभी इस्तेमाल ना करें। मेडिकेटेड मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये जो तख्ते पे सोना होता है ना, ये आपकी दर्द को बढ़ा देता है। कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कमर दर्द बहुत कॉमन हो गई है? यंग लड़के को या लड़की को कमर में दर्द हो और उसको लगे कि उसका वेट भी कम होना शुरू हो गया है, तो हमारे यहाँ अभी भी टीबी बहुत कॉमन है। कुछ लोगों के ना हाथ ऐसे ही मतलब सुन रहेंगे। नस होती है यहाँ पे, ये दब रही होती है और इस बीमारी को CTS कहते हैं। साथ में आपको सांस भी चढ़ता है, तो आप जरूर ध्यान में रखें कि ये एक हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर खालिद जमील दी बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट से आज हम जानेंगे कि हमारे हाथ पांव सुन क्यों होते हैं, हमारी एड़ियों में अक्सर दर्द क्यों रहता है, अक्सर हम सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत थकावट महसूस कर रही होती है। क्या आप जानते हैं कि जिस बेड पर हम सोते हैं या जिस मैट्रेस को हम यूज करते हैं वो हमारी हड्डियों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? मेडिकेटेड जूता क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट को लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन डॉक्टर खालिद जमील बिग बी। आज हमारे सेट पे दोबारा से मौजूद है। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हमने ब्रेन को डिस्कस कर लिया, हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लिया। आज हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे जो डेली बेसिस पे हमारे घरेलू ख़वातीन जो हैं वो उन चीज़ों को डील कर रही होती हैं, उन्हें मुश्किल महसूस हो रही होती है लेकिन उन्हें प्रॉपर उसका हल नहीं मिलता। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल से शुरू करती हूँ। अक्सर औरतों की एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है लेकिन आज तक हमें रीज़न नहीं समझ आई। हम बस उसको एक टैग लगा देते हैं कि भाई नहीं, हम उम्र हो गई है ना तो ये दर्द रहता है। तो ये दर्द क्यों रहता है ये आपसे जानेंगे। देखिए, आपने जो बात की एड़ियों के दर्द की, वाकई ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है और मैंने देखा कि यंग लड़कियों में ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो ये है कि वो औरतें या लड़कियां जो फ्लैट जूते पहनती हैं या जिनका जो सोल होता है वो बहुत पतला होता है, जैसे हमारे खुसा होता है, बिल्कुल या बिल्कुल इस किस्म की जो कंफर्टेबल उनको लग रहा होता है कि ये हमारी जूतियां हैं, वो पहनने से हमारी जो हील होती है उस पे जोर ज़्यादा पड़ता है और दैट बिकम्स यानी एक इसकी कॉज बनती है। इसके अलावा जो कॉजेज़ हो सकती हैं उनमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। फिर इसी तरह आपका नींद का ठीक ना होना, फिर इसी तरह वो लड़कियां या वो मर्द भी जो बहुत देर तक खड़े रहने वाली ड्यूटियां देते हैं। ख़वातीन में जैसे किचन का टाइम हो गया और बहुत से काम होते हैं। मर्दों में और उनमें जो टीचर्स होते हैं जिन्हें पढ़ाना होता है बहुत देर के लिए, ट्रैफिक सार्जेंट्स होते हैं मर्दों में। सो जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, हील पे उनका ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उनको हील पेन होता है। और इसकी जो टिपिकल निशानी है वो ये है कि मरीज़ आके ये कहता है कि जब मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मुझे पाँव नीचे रखते हुए हील में बहुत शदीद दर्द होती है, थोड़ा बहुत चलने से मैं कुछ बेहतर हो जाता हूँ। अब इसकी वजह ये होती है कि जो हील होती है उसमें एक हड्डी की चोंच निकल आती है। अच्छा, जिसको हम कैल्केनियस स्पर कहते हैं। ठीक है। और जब आप सोए होते हैं तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है। जब आप चलते हैं थोड़ा सा तो शुरू में वो पेन करता है, पानी या अडीमा वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है एंड यू फील बेटर। तो ये कॉज है और इसमें बड़ा सिंपल मैं आपको हल बताऊं इसका। सबसे जो इम्पोर्टेंट हल है, जो कि आमतौर पे कई दफ़ा डॉक्टर्स भी गलत बता रहे होते हैं, इसमें हील वाली जूती पहननी चाहिए। याद रखें, जिनको भी एड़ियों में दर्द की शिकायत होती है, दे शुड वेयर शूज जिनकी हील हो। बिल्कुल ठीक। अब आप सोचिए ना, अगर ये यूं उसका पाँव यूं है, हील होगी तो पाँव यूं हो जाएगा, तो हील पे से प्रेशर हट जाएगा। अच्छा, इससे भी अगर आराम ना आए तो फिर हम हील पैड बना के देते हैं। अच्छा, उससे भी आराम ना आई तो फिर हम इंजेक्शन लगाते हैं एड़ियों में, और उससे भी आराम ना आई तो वी समटाइम्स हैव टू डू सर्जरी। अच्छा। हाँ, लेकिन नॉर्मली तो सर्जरी में क्या किया जाता है? हील स्पर को काट दिया जाता है। अच्छा अच्छा, वो हाँ, जो बोन आपकी एक एक्स्ट्रा हाँ, अंदर हाँ, आई होती है हाँ, उसको हाँ। काट दिया जाता है। लेकिन सिंपल अगर सिर्फ हाई हील की जूती पहने
ज़िंदगी में थोड़ी टेंशन कम करें, नींद अच्छी करें। हील्स में भी तो डॉक्टर साहब बहुत किस्म की टाइप्स है ना, पेंसिल हील है, ब्लॉक हील है, अब उसमें भी कोई स्पेसिफिक हील हमें पहननी हाँ, चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पेंसिल हील की हम बात नहीं कर रहे, हम बात ठीक कर है, रहे हैं जैसे आम हमारे कोट शूज़ होते हैं, कोट शूज जिनके होते हैं। अंदर कोई 1 इंच की या पौना इंच की हील होनी चाहिए। बिल्कुल, आई बिल्कुल मीन ठीक है। नॉट, ऑफ कोर्स नॉट द पेंसिल हील। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जूता खरीदने में भी हमें कोई एहतियात करनी चाहिए? मतलब अक्सर अब जैसे हमारी मदर्स हैं, वो मेडिकेटेड शूज़ को प्रेफ़र करती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मेडिकेटेड शूज़ इटसेल्फ भी बहुत हार्ड अब अक्सर मिलते हैं, वो सॉफ्टनेस फ़ील ही नहीं होती। देखिए, मेडिकेटेड शूज़ विदाउट हैविंग रियली बीन डायग्नोज्ड इज़ नॉट गुड टू बाय, हुँ। क्योंकि उसमें बाज़ वक़्त आर्चेस लगी होती है, हो सकता है आपको आर्चों की ज़रूरत ही ना हो। ये क्या होता है? आर्चेस मतलब लोगों का आम जो पाँव होता है, उसके अंदर एक ऐसे कर्व होता है हल्का-सा, बिल्कुल होता है, कई फ्लैट फुट होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो अब वो मेडिकेटेड शूज़ के अंदर बाज़ वक़्त आर्चों की ज़रूरत नहीं होती, पर लगी होती हैं। सो हुँ। आई थिंक अगर शू का प्रॉब्लम नहीं है तो मेडिकेटेड कभी इस्तेमाल ना करें। अच्छा। देयर इज़ नो नीड। और हमारे यहाँ तो बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो आम हमारे घरों यहाँ में थोड़ा औरतों को मॉडर्नाइज़। लेके ही मेडिकेटेड हाँ, शूज़ दिए नॉट जाते नॉट हैं। नॉट नेसेसरी। आई मीन दैट्स नंबर 1। हुँ। नंबर 2, मैं एक अजीब-सी बात बताने लगा हूँ आपको कि जूता जो बंद वाला जूता है, वो जब भी खरीदें तो हमेशा शाम को खरीदें। अच्छा? हाँ, जूता जब भी खरीदें हमेशा शाम को खरीदें। उसकी वजह ये है कि जब आप रात को सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं और उठने के बाद पूरा दिन आप चलते रहते हैं, तो थोड़ा-सा पाँव आपका बड़ा हो जाता है। ड्यू टू अच्छा। ग्रेविटी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। आहा! तो शाम को जब आप जूता लेंगे तो वो कभी भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि हुँ। दैट इज़ द मैक्सिमम साइज़ ऑफ योर शू। तो आप उसको दिन को पहने या शाम को पहने, सो दैट विल बी द मैक्सिमम। अगर आप सुबह जूता खरीद लेते हैं और वो ऑलरेडी बस पूरा ही आपको आता है, तो वो हो तो सकता आपके है पाँव को, शाम तक आपको वो हाँ, टाइट होना शुरू हो जाए। वो पाँव को तंग करता है अक्सर। हम हाँ, खरीदते तो प्रॉपर साइज़ का है, लेकिन हाँ, अक्सर हमारे जो बंद शूज़ हैं, जैसे पाम्स हो गए या कोट शूज़ हो गए, तो वो जब चलने वक़्त ज़्यादा इरिटेट करना इरिटेट स्टार्ट कर करती हैं। देते सो हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जूता जब भी खरीदें हमेशा शाम को वाओ! दिस खरीदें। इज़ वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर हुँ, मी आल्सो। ये मैंने भी वेरी फर्स्ट टाइम सुना है कि शाम को खरीदना हुँ, चाहिए हुँ। जूता। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएँ कि हमें जो है ना, ये सोते वक़्त हम बेड का और मैट्रेस का बड़ा अब आजकल का जो है ना, वो मेडिकेटेड मैट्रेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हार्ड बेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसकी वजह से भी क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ लोगों को हार्ड बेड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ नहीं आया, हुँ, या हम समझा नहीं सके। हुँ, असल में जिन लोगों को कमर में दर्द की शिकायत होती है, तो डॉक्टर्स आम तौर पे कहते हैं या लोग मशवरा देते हैं हार्ड बेड इस्तेमाल करें। हुँ, अब आम आदमी हार्ड बेड से मतलब ये लेता है कि एक तख्ता ले ले, हुँ, उस पे एक गद्दा बिछा ले, एंड दिस इज़ हार्ड बेड। या ज़मीन पे गद्दा बिछा ले, या ज़मीन पे कुछ भी ना बिछाए, कालीन के ऊपर सो जाए, दिस इज़ हार्ड बेड। एक्चुअली दिस इज़ नॉट हार्ड बेड। हुँ, आजकल जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेट बेड होना चाहिए। हुँ। ये जो तख्ते पे सोना होता है ना, ये आपकी दर्द को बढ़ा देता है। अच्छा। आपको ऐसा बेड इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर जब आप लेटें तो आप सीधे रहें, यानी हुँ, आप यूं ना हो, आपका जो ये बैक है ये कर्व करके नीचे ना जाए। हुँ, अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। अगर चरपाई है आपके पास, ये मंजी कहते हैं, बिल्कुल। अगर वो कसी हुई है तो हमारे दही इलाकों में, तो वो इस्तेमाल करें, दैट्स वेरी गुड। इसी हुँ, तरह कई लोग फोम का गद्दा हटा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका फोम का गद्दा सख्त है, सख्त से मतलब ये है कि उसमें आप जब बैठे, या स्प्रिंग का बेड है, तो वो बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं लिफ्ट नहीं जाता, या उर्दू में हम कहेंगे वो जोल नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तब बिल्कुल। तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। हुँ, तो आई मीन दैट्स द कॉन्सेप्ट, यू नो। वो जो कॉन्सेप्ट था ना, बिल्कुल। अब वो कॉन्सेप्ट बना कैसे था? वो ये था कि हमने सब कुछ गोरों से ही सीखा है ना। ऐसे तो ही है। गोरों को अब स्प्रिंग वाले बेड होते हैं, आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, और जो लोग वहाँ रहे हैं ज़्यादातर, हुँ, तो वो ये कहना चाहते थे अपने मरीज़ को कि भाई डोंट यूज़ द स्प्रिंग बेड, हुँ, यूज़ द हार्ड बेड। ये इसी तरह है जिस तरह वो कहते हैं ना कि दिस कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब गर्म है।
बात का सूप के लिए भी कहा जाता है दिस सूप इज़ वेरी हॉट, तो स्पाइसेस को भी हॉट कहते हैं। बिल्कुल ऐसा, कोई चीज़ ज़्यादा बिल्कुल ऐसा, स्पाइसेस वाली हो तो उसको भी कहते हैं। हॉट। तो बट दैट डज नॉट मीन गरम ऑल द टाइम। तो हार्ड बेड का मतलब था कि स्ट्रेट बेड होना चाहिए। तो मैट्रेस जो गद्दा चूज करने वक्त हमें फिर कौन सा गद्दा लेना चाहिए? अगर तो कोई बैक का प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो ऐसा गद्दा आप चूज करें कि जो थोड़ा मतलब नरम ना हो, जिसके अंदर जब आप लेटें तो धंस ना जाएं आप उसमें, दैट्स फाइन। बाकी मेडिकेटेड जो हमारे यहाँ गद्दे हैं वो अगर आपने इस्तेमाल करने हैं कर्वेचर के मुताबिक से, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द पेशेंट ऑफ द डॉक्टर। और डॉक्टर से ये भी पूछे कि आप पूरा नाम लिख के दें कि किस किस्म का गद्दा हम इस्तेमाल करें। या हम तो बस मेडिकेटेड सुन के हम बाजार में चले जाते हैं और मेडिकेटेड नहीं, गद्दा नहीं, ले आते हैं घर नहीं। कि हम इस पे सोएंगे। और मैं अगर कईयों अपने का दर्द बढ़ जाता है बिकॉज इसी वो डिपेंड करता है कि आपका कोई स्पाइनल इंजरी है या बैक एक है या आपको डिस्क का प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आप मोटे कितने हो, आप पतले कितने हो, ये सारी चीज़ें देख के यू हैव टू एक्चुअली प्रिस्क्राइब अ मेडिकेटेड। बैक एक की हम बात कर रहे हैं तो बहुत यंगस्टर्स को भी ना कमर में दर्द की शिकायत रहती है कि भी कमर में दर्द हो रही है। तो ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कमर दर्द बहुत कॉमन हो गई है? देखिए, जो यंगस्टर्स के अंदर बैक एक की सबसे बड़ी वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी है, हम वेरी ट्रू। बैठे रहते हैं, हम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारा, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारी कमर के पट्टे वीक पड़ जाते हैं। चलने की आदत कम हो गई है, खेलने की आदत हमने ग्राउंड से निकल के तो अब कंप्यूटर पे गेम खेलनी शुरू कर दी है। बिल्कुल। सो दैट मेक्स आवर बैक वनरेबल टू पेन। तो एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। फिर दूसरी बड़ी वजह मैं बताऊं जो ज़्यादा लोगों ने हाईलाइट नहीं कभी की, अगर ये तमाम चीज़ें ना हों और किसी को यंग लड़के को या लड़की को कमर में दर्द हो और उसको लगे कि उसका वेट भी कम होना शुरू हो गया है, तो हमारे यहाँ अभी भी टीबी बहुत कॉमन है। अच्छा। एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस। यू सी, हम्म हम उस कमर के दर्द का ना बस दवाइयाँ दर्द की खा खा के, खासतौर पर दही इलाकों में हम इलाज करते रहते हैं, वन डे में पता लगता है कि जी टांगे काम करना छोड़ गई। ओहो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बैक एक ठीक नहीं हो रही, यू आर यंग, आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपको कभी कभार शाम को लगता है कि जैसे बुखार की कैफियत है, थकावट है, सो गेट एक्सरेज एंड एवरीथिंग डन। सो दैट्स बड़ी उम्र में जो कमर में दर्द की आमतौर पे वजूहात होती हैं वो हमारे यहाँ हड्डियों का बुरबुरापन, बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हड्डियों की चोंचें निकल आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनके अंदर फिर विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए और कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे जिस्म से कैल्शियम को, हम उन्हें कहते हैं कैल्शियम रॉबर्स, जिनके अंदर ये फिजी ड्रिंक्स है, ये कोलाज वगैरह हो गए, इसको अवॉइड करना चाहिए। एंड मिल्क इनटेक अच्छी रखनी चाहिए। सन रेज, धूप, हम धूप नहीं लगवाते, हमें होता है कि जी काले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये वी आर वेरी हम रंग के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं ना, उनका ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है फेयर कॉम्प्लेक्शन उसके साथ होता है। करना क्या चाहिए इन्हें कि मतलब ऐसा कैसा लाइफस्टाइल ये अडॉप्ट करें कि इन्हें अपने ये दर्दों से छुटकारा मिल सके? देखिए, लड़कों का तो मैंने बता दिया आपको, नौजवानों का तो पोस्चर्स ठीक रखें, अपना एक्सरसाइज करें, सो दैट्स फाइन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि पहले तो ये जितने भी विटामिन डी का टेस्ट वगैरह करवाएं, कैल्शियम को देखें, एक्सरेज में देखें, डिफॉर्मिटी तो कोई नहीं है, और उसके मुताबिक देन जब भी बैठें टेक लगा के बैठें, वॉक करें, लेकिन वॉक करने से अगर उन्हें लगे कि हमारा पेन बढ़ रहा है तो वॉक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वॉक भी हर आदमी को एडवाइस कर देना कि जी आप वॉक करें या आपकी घुटनों के लिए अच्छी है या कमर के लिए, आई मीन दैट्स नॉट फेयर। सो इट रियली डिपेंड्स कि किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह कुछ मेडिकेशंस होती हैं, फिर इसी तरह अगर कोई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं तो यू सी देयर कुड बी अ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो ये जो बॉडी स्टिफनेस, ऐसे लगेगा बॉडी हमारी बहुत रिजिड सी हो रही है, सख्त हो रही है, हाथ नहीं हिलाया जा रहा, बाजू नहीं हिलाया जा रहा, ये क्यों होती है? इसकी क्या रीज़न है? देखिए, इसमें मैं दो बातें आपको बताता हूँ।
अक्सर जो पेशेंट्स की कंप्लेन होती है ना वो ये कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह सो के उठता हूँ या उठती हूँ तो मेरा जिस्म बहुत अकड़ा हुआ होता है। अकड़ा हुआ होता है, ठीक है बिल्कुल ना? ऐसा होता है। ये एक है। अच्छा, अब इसमें मैं बता दूं, अगर तो लड़के ये बात करें कि हमारा जिस्म बहुत अकड़ा हुआ होता है और कुछ देर के बाद वो कुछ बेहतर हो जाता है, और यंग उम्र के लड़के ये बात करें, तो इसमें एक बीमारी होती है जिसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अच्छा। ये एक स्टिफनेस की बीमारी होती है जो बाद में कमर की डिफॉर्मिटी भी कर सकती है। ओह! तो अगर ये स्टिफनेस हो और साथ में वो ये भी कहें कि डॉक्टर साहब अगर हम 2-3 घंटे की बैठ के खड़े हों फिर बॉडी स्टिफ हो जाती है, हुँ, तो फिर तो उनको दे मस्ट गो टू द डॉक्टर और इसको रूल आउट करवा लेना चाहिए। हुँ, अच्छा, आम जो स्टिफनेस है, थोड़ी बहुत स्टिफनेस, वो तो बहुत से लोगों में हो सकती है, जिसकी मेन वजह जो है वो 3 हैं। उसकी एक वजह ये है कि अगर आपको एंग्जाइटी है, नींद ठीक नहीं है। अब नींद ठीक के 2 मतलब होते हैं, एक क्वांटिटी ऑफ नींद और एक क्वालिटी ऑफ नींद। हुँ। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं नींद तो बहुत अच्छी है, मैं 8 घंटे सोती हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो 8 घंटे में जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो सिर्फ 2 घंटे की है, 3 घंटे की है। हुँ, हम कभी इस पे पूरी तफसील से बात कर सकते हैं कि नींद क्या होती है, कैसी होती है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाब आते हैं जिनको उनकी नींद अच्छी होती है, ये बेख्वाबों को अच्छी होती है। तो क्वालिटी ऑफ नींद ठीक नहीं होगी तो बॉडी स्टिफनेस होगी। हुँ, नंबर 3, जो बड़ी उम्र में स्टिफनेस होती है वो आमतौर पे जो गेंठिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, उनके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है। तो आई हुँ, थिंक इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर किसी को मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है और हल्की सी एक्सरसाइज करने से, यानी आप बेड पे ही बैठे बैठे अपने बाजुओं को, टांगों को हिला लें, कमर को सीधा उल्टा कर लें, स्ट्रेचेज़। स्ट्रेचेस कर लें बिल्कुल, थोड़े से, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ख़त्म हो जाए तो नथिंग टू वरी। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली रहती है तो एक विज़िट आपको डॉक्टर का ज़रूर बनता है। मतलब ये खतरनाक बस इतनी ही होती है कि बॉडी आपकी सख्त रहेगी या अकड़ाव रहेगा, कि इसके आगे भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती देखिए, है। ये जो स्टिफनेस है ये एक आपको वार्निंग होती है। ठीक है। मतलब ये वार्निंग ये भी हो सकती है कि आप फटीग्ड हो, हुँ, ये भी जैसे मैंने कहा एंग्जाइटी हो सकती है, और ये हुँ, भी हो सकता है कि कोई बड़ी अंडरलाइंग बीमारी हो। तो इसलिए हुँ, अगर ये स्टिफनेस रहती है तो एक दफ़ा रूल आउट करवा लें कि कोई बड़ी कॉज तो नहीं है। बट 90% ये आम सी बात होती है। ज़्यादा हमारे यहाँ फीमेल जो काम ज़्यादा करती हैं, बच्चे जिनके ज़्यादा होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, थकावट होती है, नींद को वो थकावट ख़त्म नहीं होती, नींद हुँ, पूरी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ नींद अच्छी नहीं होती, सुबह उठ के टेंशन होती है, ये सारी हुँ। चीज़ें मिला के स्टिफ कर देती हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि ये तो हमने स्टिफनेस की बात की है, कुछ लोग जब सुबह में उठते हैं ना, उन्होंने 7-8 घंटे की नींद पूरी की है। मैं मानती हूँ क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप हमें देखनी चाहिए, हुँ। हमें देखना चाहिए हम अच्छे से भी सोए हैं कि नहीं। लेकिन अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि वो नींद अच्छी पूरी करके भी उठते हैं ना, लेकिन वो ऐसे चल फिर रहे होते हैं कि इन जितना सुस्त कोई नहीं है। हुँ। इनको तो थकावट बहुत है, इन पे तो बहुत काम का बर्डन था, उफ़! इन्होंने तो बस पता नहीं क्या ही करके अभी सो के उठे, और पता चलता है वो शहज़ादे अभी सो के उठे हैं। तो वो थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो ये क्यों होता है कि आप नींद पूरी भी अच्छी करते हो लेकिन थकावट नहीं ख़त्म होती? नहीं, ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए ना शहज़ादे, तो शहज़ादे तो ऐसे ही होते हैं। वो तो बग़ैर काम किए हुए भी सारा दिन ढीले-ढीले फिरते रहते हैं। तो तो ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि इनके नहीं, अंदर क्या चेंजेज़ होते इनकी हैं? चेंजेस होती हैं कि इनका जो शहज़ादापन है उसको कम किया जाए। इनको, जैसे हम लोग आर्मी के कॉलेजेस में गए थे, कैडेट कॉलेजेस में गए थे, इनको ज़रूर अगर ऐसे बच्चे हैं 13-14 साल के, तो उनको आर्मी के कैडेट कॉलेजेस में भेजें। वो हुँ, 5 साल वहाँ पे रहेंगे तो बिल्कुल बंदे बन के निकल बंदे आएँगे। बन के निकल आएँगे। शहज़ादापन ख़त्म हो जाए। नहीं, कहने का मतलब ये है, यू सी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट मेक यू स्लो इन लाइफ। हुँ, जो तो बहुत कॉमन है, उनके अंदर तो डिप्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी बातें हो गई। लेकिन कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं हुँ। जिनके अंदर आप ढीले रहते हैं, ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोगों के अंदर अगर ये आए तो डिप्रेशन के अलावा और बहुत सी जिसमें आप स्लो हो जाते हो, पार्किंसन डिजीज़ होती है। ये फिर क्या होता है? मतलब ये भी एक राशे की एक बीमारी होती है, अच्छा। दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन लेंथ। हुँ। लेकिन इसमें मूवमेंट सारी स्लो हो जाती हैं। अच्छा। फिर इसी तरह हमारी मसल्स की बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर यू आर वेरी स्लो,
बिकॉज आप एकदम जल्दी उठ नहीं सकते, जल्दी कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगे कि वाकई, जिस तरह आपने लफ्ज़ अगेन मैं उसको शहज़ादे का इस्तेमाल करूँगा, कि अगर वो ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है उसको, तो फिर ज़रूर चेक करें कि भाई ये रात को कितनी देर तक फ़ोन सुनता या करता रहता है। ठीक है, दिन में कोई गेम भी खेलता है कि नहीं खेलता। देखें ना, आप एक्टिव होगे तो एक्टिव रहोगे ना। सो लाइफस्टाइल में बस वो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स होनी चाहिए और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो फिर ये 4-5 बीमारियां जिनमें मैंने कहा, बड़ी उम्र में पार्किंसन डिजीज़ हो गई, मायोपैथी हो गई, रूमेटाइड हो गया, और उसके अलावा आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एनीमिया, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की, औरतों में ख़ास तौर, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल वैसे भी पीरियड्स की वजह से कम होता है, तो वो नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी की कमी, दैट ऑल्सो मेक्स यू लेजी। ठीक है, फिर उसके बाद B12 की कमी, तो ये सारी चीज़ें फिर देखनी चाहिए। और मैं यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए आपके प्रोग्राम का ये कहूँगा, प्लीज़ घर का खाना खाया करें। ये जो हमने ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए ना, हम कार्ब ले रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े बर्गर होते हैं, बिल्कुल ऐसा, उनके अंदर छोटा सा एक पीस होता है चिकन का या बीफ का। So, I mean, it's not good. It's not good for health. थोड़ी अवेयरनेस भी तो आए ना कि भाई इस लाइफस्टाइल को हमने चेंज करना है। यही तो हम बता रहे हैं ना, इनको माँ बाप को चाहिए, जो तो यंग लड़के हैं, माँ बाप को चाहिए, यू सी दे शुड मेक देम डू स्पोर्ट्स, दिस सो इम्पोर्टेंट। जो अच्छे स्कूल है उनके अंदर, तो आई रिमेंबर मेरा बेटा, ही इज़ अ डॉक्टर नाउ, अमेरिका में होता है, तो उसको राइडिंग की दिलचस्पी नहीं थी, जबकि I was a good rider in my days and my father was a very good rider. माशाल्लाह। तो हम कहते थे कि अपना भाई तू, हम दोनों राइडर्स हैं, तो तू क्यों नहीं करता राइडिंग। हाँ। तो वो फिर माय वाइफ यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, उसको मुंह बना हुआ होता था, उसको ले जा के एक्शन में पड़ता था वो, तो उनका राइडिंग करवानी, और करते करते नतीजा ये निकला कि अभी इस वक्त 2 साल पहले वो पूरी दुनिया में ऐसा राइडर 7th नंबर पे, ही इज नंबर 7 इन द वर्ल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन द लॉन्गेस्ट रेस। और आपको पता है वो कितनी लंबी रेस होती है? कोई 100 किलोमीटर की नहीं होती, 1000 किलोमीटर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू सी, दैट्स हाउ, यू नो, वी पुश्ड हिम इनटू राइडिंग, वी पुश्ड हिम इनटू स्विमिंग। और कुछ नहीं होता, आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलें। मतलब मैं जब बच्चे आगे पीछे हो गए सारे, तो मैं इस एज के अंदर आके, अब तो खैर बहुत कमज़ोर थोड़ा हो गया हूँ, तो फॉर माई एक्टिविटीज़, मेरे लिए जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट, अदरवाइज यू नो आई यूज्ड टू लुक वेरी लेजी, तो मैंने घर में स्नूकर टेबल रखा हुआ है, तो और कुछ नहीं होता, तो उसी के गिर्द चक्कर लगा लगू के, यू नो, आई फील वेरी हैप्पी। माशाल्लाह, एक्सरसाइज हो गई। हमारे एक दो जो मुलाजिम हैं, उनके बच्चे पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं, तो उनको बुला के क्रिकेट खेल लिया उनके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बेईमानी भी की उनके साथ आउट होके उसको उनको लालच दे के तो खेलते रहना, बिकॉज माशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब है, यू शुड कीप डूइंग समथिंग। मेरा ख्याल है कि अगर आपके बच्चे इस तरह का लाइफस्टाइल लेके चल रहे हैं, इन अ लॉन्गर रन वो प्रॉब्लम में आएंगे, तो पेरेंट्स को बहुत एहतियात करनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को देखना चाहिए, उन्हें ज़बरदस्ती मार के डांट के जैसे भी है उन्हें हेल्दी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू नो, पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स। बिल्कुल, मतलब बाप अगर शहजादा बन के सुस्ती की तरह फिरता रहेगा, तो वो बेटे ने भी उसी को देख के सीखना है, करना है। सो ही हैज़ टू बी स्मार्ट, ही हैज़ टू बी एक्टिव। कुछ लोगों के ना हाथ ऐसे ही मतलब सुन रहेंगे, या वो ऐसे चलेगा, सुइयां चुभ रही हैं, नमनेस रहती है, तो ये क्यों रहती है? और अक्सर होता है, ये सबके साथ ही होता है। बिल्कुल। तो ये अच्छा, क्यों होता है? बिल्कुल। अब इसको ना मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ। ठीक है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं जिनको हाथ सुन होने की बीमारी समझी जाती है, अगर उनको लगे कि ये अंगूठा, ये उंगली और ये आधी उंगली, यानी जिसको चीची उंगली या स्मॉल फिंगर कहते हैं, ये सुनना हो और बाकी ये सुन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी एक नस होती है यहाँ पे, ठीक है, उसको मीडियन नर्व कहते हैं।
ठीक है। ये दब रही होती है और इस बीमारी को CTS कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये ज़्यादातर इसकी निशानी होती है कि मरीज़ रात को सोते में उठ जाता है और उसको लगता है कि दर्द भी हो रही है और सुइयाँ भी चुभ रही हैं और फिर वो हाथ को यूं यूं करती है, बिल्कुल या ऐसा करता होता है, बिल्कुल। यूं यूं करते हैं, कुछ बेहतर हो जाता है। और ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान होता है या प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा मोटापा रह जाता है तो उसमें होता है, उसके बगैर भी हो सकता है। और ये नस इस जगह पे दब रही होती है। ठीक है। और फिर वो औरतें कि जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं पकाई का, उनके अंदर ये नचोड़ने का काम, आजकल तो खैर लोग ज़्यादा नहीं करते, मशीनें आ गई हैं, मशीन्स इस तरह तो की आ गई। ये दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज एंड दिस कॉल्ड CTS। अगर आपको लगे कि दोनों हाथ सुन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस चीची और दिस लिटिल फिंगर, और यहाँ तक सुन हो रहे हैं, तो फिर मेक श्योर कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि शुगर सबसे बड़ी वजह होती है हाथों की और फिर पैरों को सुन होने की, तो उसको रूल आउट करना चाहिए। और फिर अगर आपको लगे कि नहीं पूरा हाथ नहीं है, ये वाली साइड ज़्यादा सो रही है हमारी, तो फिर आपको नेक का चेक करवाना चाहिए। तो इसलिए हाथों का सुन होना, CTS यानी मीडियन नर्व, शुगर एंड गर्दन। गर्दन से कैसे रिलेटेड? गर्दन में, गर्दन से जो नर्व्स आ रही होती हैं सारी गर्दन से निकल के आ रही होती हैं। ठीक है। तो अगर गर्दन के जो वर्टिब्रास होते हैं उनकी कोई चोंच निकल आए या बढ़ जाए वो, या वो डिफॉर्म हो जाए, तो वो प्रेशर डालता है आपकी नर्व के ऊपर। और गर्दन में जो नमनेस होती है आमतौर पे एक हाथ में ज़्यादा होगी या एक में होगी, दोनों में भी हो सकती है, बट यूजुअली यूनिलैटरल होती है। और अक्सर ना, मतलब अब जैसे हम बैठे हुए हैं तो एकदम से ऐसा होता है कि टांग आपकी बहुत भारी फील होना स्टार्ट हो जाती है। एक टांग वो इतनी भारी होगी कि आपको हाथ से पकड़ के थोड़ा उठाना पड़ेगा और फिर आप दोबारा से रखते हैं। तो ये क्या होता है, इसको नहीं, क्या ये तो कहते बड़ा हैं? कॉमन सी चीज़ है। ये हमारी शियाटिक नर्व होती है। जब आप टांग पे ठीक टांग है। रखते हैं तो टांग हमारे कूल्हे से लेके टांग तक, हमारी थाइस के पीछे से जो नर्व आ रही होती है, दैट्स अ शियाटिक नर्व। तो वो वक्ती तौर पे दबती है। दबने की वजह से, जिसे कहते हैं पाँव में सुइयां भी चुभती हैं, भारी हो जाता है। भारी हो जाती है, फिर बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग उस पैर को ना यूं यूं करते हैं, बिल्कुल या बिल्कुल। बाज लोग उस पर थोड़ा पानी लगाते वो हैं, ऐसे लगता है ही नहीं, है ही टांग नहीं ही नहीं जैसे। है हाँ, साथ। और बल्कि मेरे साथ एक दो दफा ऐसा हुआ तो मुझे तो अपने हाथ से पकड़ के वो टांग उठा के दोबारा से रखनी पड़ी कि जिंदा हो के चली गई पता हाँ, चले। हाँ। तो ये चीज जिसको होती है, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि जी टांग सो जाती है, सो जाती है। सो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये वक्ती होती है। तो ये इसमें कोई वो अलार्मिंग साइन तो नहीं, नहीं आता? अलार्मिंग नहीं है। इसके अंदर ठीक यही है। अलार्मिंग साइन होते हैं कि जिन लोगों की बार बार सोती है, उनमें या तो उनका वेट ज़्यादा होता है और या पोजीशन उनकी, दे शुड अवॉइड दैट पोजीशन, यू नो। तो जैसे ये अभी आप बता रहे हैं कि हाथों के सोने के से नमनेस से रिलेटेड, तो ऐसी सिचुएशन में फिर उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर पे तो जाएं, लेकिन फौरी तौर पर खुद क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 काम हैं। नंबर 1, आप देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो मैंने कहा आपको कि जिस तरह आपने हंडिया पकाने का और दूसरे हाथों के काम का, छोटे बच्चों को संभालने का, तो उसमें एक तो रिस्ट पैड मिलता है आपको ना, या अच्छा। रिस्ट बैंड होता है। जिस तरह वो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो चढ़ा लेते हैं, वो चढ़ा लें। दूसरा, जो आपका हाथ है, इसको ये वाली एक्सरसाइज कराएं, पीछे को लेके जाए। ठीक है। जितना आप नीचे लेके जाएंगे उतना इस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इट शुड बी टेकन दिस वे अप। तो ये 10-10 दफ़ा, 2-3 दफ़ा दिन में एक्सरसाइज कर लें और वेट अपना कम करें। और अगर आपको लगे कि नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो फिर डॉक्टर आपको एक टेस्ट बताता है विच इज़ कॉल्ड EMG, NCS EMG। वो फिर इसको कंफर्म करेगा। अगले स्टेज में हम अगर ऐसे डॉक्टर जब ट्रीट करते हैं तो या दवाइयाँ देते हैं और थेरेपी करते हैं, या फिर इस जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं। यूजुअली आई थिंक इन अबाउट 70% ऑफ द पेशेंट्स रिलीफ आ जाना चाहिए। जिनको फिर भी नहीं आता, उनको फिर ऑपरेट करके तो इस नर्व को रिलीज करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और इसकी एक और निशानी ये है कि अगर आप मेरा हाथ स्क्रीन पे दिखा सकें, ये जगह देखें, हम सब की थोड़ी उभरी हुई होती है। बिल्कुल ऐसे दिस वन ना? हाँ, दिस वन। हाँ, अंगूठे वाली साइड, दिस वन। ठीक है। हाँ, ठीक है। इनमें ये जगह थोड़ी सी ना
दब जाती है, जैसे ऐसे पंजाबी ही में है। कहते हैं ना, फिस जाती है, फ्लैट हो जाती है। बिल्कुल। ये अगर ये फ्लैट हो जाए तो दिस इज कंफर्म्ड कि इसको सीटीएस है, मीडियन नर्व का अच्छा, प्रॉब्लम तो है। यानी अगर कोई पेशेंट आए तो आप उसका हाथ देख के भी। हम तो पहला काम ही ये करते हैं। ओह नाइस, माशाल्लाह। तो ये तो हम, मतलब अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो हाँ, लोग, तो वो तो खुद घर बैठ के देख भी ये सकते चीज़ हैं। हाँ, ऑब्जर्व कर वो सकते दोनों हैं। हाथों का कंपेयर करके देख लें, फिर अपने हाथों को अपनी बहन या मियाँ से या किसी से कंपेयर करके देख लें कि भाई ये फ्लैट तो नहीं हो रहा। अगर ये फ्लैट हो रहा है और रात को ख़ास तौर पे, यानी ये नमनेस आपको जगा देती है और फिर आप हाथ हलते हो, तो देन इट्स बेटर गो टू अ डॉक्टर। क्योंकि ये अगर अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लें तो दवाई टीके से ठीक हो जाती है। Then otherwise, you have to do in surgery, and even surgery may not give you a 100% result. एक और चीज़ हमारे घरों में बड़ी कॉमन है, अब आके थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अब से ज़रा कोई 5-6 साल पहले चले जाएं तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन थी। शायद गांव वाली साइड पे अभी भी ये चीज़ प्रैक्टिस चल रही हो। औरतों को दर्द होता है ना, तो वो रात में लेट कर अपने दुपट्टे से अपनी टांगों को बांध लेंगी, अपने सर को बांध लेंगी। तो ये क्या ठीक है, वो रात पूरी टांगों को बांध के दुपट्टे से सो रही होती हैं या? देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली देखना पड़ेगा। ठीक है। जो तो टांगों को बहुत सी औरतें बांधती हैं और उनको बांधने के बाद सुकून मिलता है, तो बांधने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। एक हमारे यहाँ कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अच्छा। यानी आप पूरे दिन में चलते फिरते रहते हैं, आपकी टांगों में ना दर्द होता है ना बेचैनी होती है, लेकिन जैसे ही लेकिन लेटेंगे हाँ, यूं ही लेटेंगे तो वो पता रात को चलेगा तो कि आपको बेचैनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा। टांगें आपकी जो हैं वो आपको लगेगा कि पेन भी कर रही हैं। तो उस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए वो टांगें अपनी दुपट्टे से बांध लेती हैं और इससे सुकून थोड़ा सा आता भी है। अच्छा, कईयों को हम भी मशवरा देते हैं कि आप टांगों के दरमियान में तकिया रख लें। अच्छा। और उससे भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। ना फ़र्क पड़े फिर इसके अंदर मेडिसिन भी हमें देनी पड़ती हैं, जो कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन बट अगेन इट्स क्वाइट कॉमन। बिल्कुल ऐसा। मतलब मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में दूसरे तीसरे दिन एक आध पेशेंट ऐसा आ जाता है। ऐसा आ जाता है, तो बिल्कुल। ये हो गई। बाकी रह गया जो सर पे बांध लेती हैं दुपट्टा, तो ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि सर में दर्द होगा तो दो ही तरीके होती हैं, या आप कहते हैं सर को दबाओ, और अगर कोई दबाने वाला ना हो तो फिर आप दुपट्टा बांध के, तो अगर दबाने वाला कोई बेटी या मियाँ या कोई हो तो यूड ऑलवेज प्रेफर कि कोई दबाए, लेकिन सबकी किस्मत में दबाने वाला नहीं होता नहीं होता, तो फिर आप दुपट्टा बांध लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये कोई इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिस नथिंग, तो नहीं। हाँ, रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं। तो ये जैसे टांगों में बेचैनी होती है, तो मेडिकेशन के अलावा घरेलू कोई ऐसी रेमेडी, कोई टोटका नहीं है कि वो खुद से जो है वो ठीक हो सके? इसमें बस 2-3 ही बातें जो हम सजेस्ट करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि जी टांगों के दरमियान में तकिया रख लें। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि जो टांगों वाली साइड है इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें, यानी आप टांगों के नीचे तकिया रख लें या कोई बेड वाली साइड थोड़ी सी ऊंची कर लें। और तीसरा हम इसके अंदर कहते हैं कि जो लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो तो आप उठ के कुछ कदम चल लें। थोड़ा बहुत आप चल फिर लेंगे ना तो आपकी वो बेचैनी वक्ती तौर पे ख़त्म होगी, थोड़ी सी थकावट हो जाएगी, देन यू विल हैव अ गुड स्लीप एंड द थिंग्स विल गो अवे। लेकिन ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS कहते हैं इसको, ये इट नीड्स ट्रीटमेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। सिर्फ टोटकों से काम नहीं चलता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऐसी और कौन सी कॉमन चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो डेली बेसिस पे हमारे घर में कोई एक या दो फर्द गुजर रहे हैं उस चीज़ से, लेकिन अभी तक हमें प्रॉपर उसकी अवेयरनेस नहीं है। कोई ऐसा वर्स्ट केस जो आपने डील किया हो? देखिए, इस तरह तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो मैसेजेस आते हैं मुझे, या जो लेटर्स तो का ज़माना नहीं रहा, जो पहले आया करते थे वो ये थे कि हाथ कांपते हैं। अच्छा। और लड़कियों में तो ख़ास तौर पे कांपते हैं। हाँ, एक एज में मेरा भी कांपा था। वो मैं बैठी बैठी बात कर रही थी तो बाजू एकदम से इतना ज़्यादा कांपना शुरू हो गया कि मेरी कज़न ने प्रॉपर पकड़ के दबाया था वो, लेकिन वो शायद वीकनेस का फैक्टर था, व्हाटएवर, हाँ, पता लेकिन नहीं। ये जो आम तौर पे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम जब चाय पीने लगते हैं तो हाथ कांप रहे हैं, ख़ास तौर पे किसी को चाय देने लगते हैं, ख़वातीन में, लड़कियों में, तो यूं यूं करके तो प्याली पिच की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सो ये एक बड़ी कॉमन, हाथ क्यों कांपते हैं। अब इसमें एक तो बड़ी वजह ये होती है कि जिन लोगों की दिल की धड़कन तेज़ होती है और जिनको एंग्जाइटी होती है
जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन लोगों के अंदर नर्वसनेस आ जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। ठीक है। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि हमारे थायराइड ग्लैंड है, अच्छा। जिसमें T3, T4 और TSH ये टेस्ट होता है। अगर थायरोक्सिन आपके अंदर ज़्यादा होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, हार्ट बीट आपकी तेज़ होगी। तो इसलिए मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनका थायराइड का टेस्ट हम ज़रूर करवाते हैं। ठीक है। वो अगर नॉर्मल निकल आता है तो फिर तो नथिंग टू वरी, फिर तो हम उनको कहते हैं कि जी आप यू सी वी जस्ट डू अ काउंसलिंग, और जो एंजाइटी कम करने की मेडिसिन होती है वो देते हैं, एंड नॉर्मली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक तबका ऐसा भी होता है कि जिनके अंदर ये जो ट्रेमर है ये फाइन ट्रेमर नहीं होती, ये मतलब बहुत मतलब खाना खा रहे हैं अगर वो, तो हाथ इतना कांप रहा है कि वैसे मुंह में बिल्कुल निवाला नहीं जा रहा, बिल्कुल। ये देन इज एबनॉर्मल, यू नो, दिस इज सेरिबेलर। ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन का पीछे जो हमारी कोऑर्डिनेशन को डील करता है पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये उसकी बीमारी होती है। तो जो आम आम हम मरीज देखते हैं तो उनके अंदर डोंट वरी, जो फाइन ट्रेमर है ये एंजाइटी कम करें। एंजाइटी कम करने के लिए थोड़ा सा खुद पे बिलीव करें, खुद ट्रस्ट करें, एक्सरसाइज करें, मेक योर सेल्फ गुड, यू नो। आप इफ़ यू फील गुड एवरीथिंग विल बी गुड। वेरी ट्रू। ये दिमाग है ना जो हमारा, जो आप सोचेंगे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू नॉट व्हाट यू थिंक बट व्हाट यू थिंक यू आर। वाओ। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि आप इनकॉन्फिडेंट है तो आप इनकॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप दुनिया में जितने भी कामयाब और नाकाम लोग हैं उनकी कभी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे कोई फिल्म एक्टर, मतलब आई हैव नॉट सीन मैनी मूवीज़, लेकिन मैं कभी कभार जो चंद एक बहुत मशहूर लाइक इंडियन, ये शाहरुख खान को आप देखेंगे कभी, द वे ही स्पीक्स, वेरी ट्रू। ही आप उसकी उसका कोई इतना ज़्यादा कोई ही इज़ नॉट वेरी, कोई मुझे तो मेरे ख्याल में ना उसका इतना कद है, ना उसका कोई और रंगत है, ना कोई उसके अंदर, बट द ओनली क्वालिटी ही हैज़ इज दैट कॉन्फिडेंस। ये हमारे बच्चों में आना। लड़कियों में कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर लड़की को, इन माय ओपिनियन, एवरी गर्ल इज़ अ प्रिंसेस and every boy is a soldier. Very true. And they should be proud of whatever they are. Very true. कद ऐसा है, रंगत ठीक नहीं है, ये मैटर नहीं करता। हाउ यू कैरी योर सेल्फ मैटर। इफ़ यू कैरी योर सेल्फ गुड, आपका करियर अच्छा बन रहा है, आप तमीज़, लहजा, ज़ुबान अच्छी है आपकी, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये सारे जितनी भी ट्रेमल्स वेमल्स हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो यानी हमारी इंटरनल सारी जो प्रोसेसिंग है, हमारी जितनी भी थॉट्स है, हमें पहले उसको ठीक करना है, तभी हम फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर हम यहाँ से खुद को ठीक नहीं कर पा रहे तो फिर हमारी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हमें दिखने को मिल सकती हैं। ट्रू ट्रू। वाओ, अमेजिंग। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाँवों के और कौन से मसाइल होते हैं? लोगों के पाँवों में जलन होती है, लोगों के पाँव सूज जाते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं तो सूज जाते हैं। हमने एड़ियों की दर्द की तो बात की, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले जो पाँव से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो मैं आपको पहले जो बिल्कुल ही छोटी बात से अब शुरू करते हैं, जिनके पाँव सूज जाते हैं, आम हालात में नहीं लेकिन ख़ास मखसूस हालात में, मसलन आपने अमेरिका से पाकिस्तान का सफ़र किया या कोई लंबा गाड़ी भी सफ़र किया, पाँव आपके लटके रहे, और ख़ास तौर पे अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, तो इस पे तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपके बग़ैर कुछ किए हुए भी पाँव सूजते हैं और आप बड़ी उम्र के हैं, साथ में आपको सांस भी चढ़ता है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एक हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, ये लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पैरों का बेवजह सूजना कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई ना कोई अलामत है किसी बीमारी की, तो इसलिए आपको रूल आउट करनी पड़ेगी। प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है, तो ये बहुत सी कंडीशन हो सकती है। और इसका जो सबसे अच्छा इलाज है, एक तो वही है कि पाँव को रेज़ रखें आप,
जब बैठें तो सामने कोई तिपाई रख लें जिस पे आप पाँव रखें ताकि वो लटके हुए ना हों। तो अगर तो बीमारी नहीं है तो वैसे ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज करें। अच्छा, पाँव में दर्द जो है, जैसे एड़ियों की आपने बात की, कुछ लोगों को पंजों में दर्द होता है। बिल्कुल ऐसे। और जो ख़वातीन में, अच्छा ये बिल्कुल उलट है एड़ियों का, जिनको पंजों में दर्द होता है उनको हील वाली जूती नहीं पहननी चाहिए। क्योंकि उनकी जब हील, और ये जो पेंसिल हील का आपने जिक्र किया, ये ज़्यादातर इनमें होता है। क्योंकि हम तो सारा हमारा जो वेट वो तो यहाँ से बिल्कुल तो यूं पाँव होता है, यूं होता है। बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। सो द होल वेट इज ट्रांसमिटेड टू योर पंजों पे। और वो पंजों पे फिर इसको एक नाम देते हैं बीमारी को, मेटाटार्सिल्जिया। अच्छा। हाँ, या मोटन डिजीज भी कहते हैं। ये बाकायदा वहाँ पे एक नर्व होती है, दब रही होती है। और उसका फिर ट्रीटमेंट या फिजियो करते हैं। मैं तो वैसे नॉर्मली उसको इंजेक्ट करता हूँ। अच्छा। हाँ, बिकॉज मैंने देखा है कि वो बाकी दवाइयों से ठीक नहीं होती। सो वी इंजेक्ट, और एक हम पैड देते हैं जिसको मेटाटार्सल पैड कहते हैं। तो ये वजह होती है। अच्छा, एक स्टेप और चले जाते हैं कि हमारे यहाँ आपने लफ्ज़ सुना होगा फ्लैट फुट, कि जी फलाना लड़का फ्लैट फुट है, ये लड़की चोरों के फ्लैट पाँव फुट भी है। कहा जाता है। कहते हैं इसके पाँव हाँ, चोरों जैसे। और हमारे यहाँ फौज के अंदर इन लोगों को नहीं लिया जाता, पुलिस में नहीं लिया बिल्कुल जाता। ऐसे, बिल्कुल नहीं तो लिया जाता। फ्लैट फुटेडनेस जो है ये भी एक कंडीशन है। फ्लैट फुट में फ़ौज में क्यों नहीं लेते? क्योंकि फ्लैट फुट के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा भागें, ज़्यादा चलें, तो उनको पैरों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन इस मिथ को अगर ख़त्म किया है तो शोएब अख्तर ने ख़त्म किया है। अच्छा। क्योंकि शोएब अख्तर जो है, ही इज़ फ्लैट फुटेड, हाइपर फ्लैट फुटेड। उसका तो एक ज़माने में आपको याद है बॉलिंग एक्शन जो था, ये तो कभी हम स्पोर्ट्स पे बात हुई तो तफसील में बात करेंगे। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। वो ही इज़ फ्लैट फुटेड एंड येट ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो इसलिए मैंने तो बल्कि रिकमेंडेशन भेजी थी, बिकॉज आई रिमेन अटैच्ड टू पाकिस्तान आर्मी इन द सेंस कि उनके बहुत से डॉक्टर्स को मैं ट्रेन करता हूँ, बल्कि उनका इम्तिहान भी लेता हूँ। तो वहाँ पे हमारे जो एक CEO थे, तो उनको मैंने कहा कि जी आप तो बाकायदा लिखें कि फ़्लैट फुट को रखें। यानी फ़्लैट फुट को इतनी वो नहीं है कि इतने बाज़ औक़ात अच्छे ऑफिसर्स, नौजवान सिंपली के हल्का सा फ्लैट फुट है तो उनका करियर फ़ौज में नहीं होता, वो जा नहीं सकते उसके अंदर। तो ये फ्लैट फुट। अच्छा, फ्लैट फुट के जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली उसी उम्र में माँ बाप आके दिखाते हैं, तो उनको फिर हम जूतों के अंदर आर्च सपोर्ट देते हैं। ठीक है। और वो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था ना, मेडिकेटेड शूज़, उनके अंदर बनी बनाई आर्च होती है, ताकि फ्लैट फुट है ना यूं, तो यूं हो जाए थोड़ा सा। तो ये बीमारी, फिर उसके अलावा और बहुत सारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी पैरों में हो सकती है। यानी बाज़ हड्डियाँ जो होती हैं हमारी पैरों की, वो आप समझ लें घिस जाती हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा चलती थी तो मेरे पाँवों के जो अंगूठे का और ये बाकी नेल्स होते थे ना, इसमें क्रैक्स आते थे। मेरे पाँव नहीं दुखते थे, लेकिन मेरे अंगूठे का ये जो नेल होगा, इसमें हल्के हल्के क्रैक्स, टूटता नहीं था लेकिन क्रैक्स प्रॉपर फील होते थे कि यहाँ पे वो दराड़ सी आ गई है, यहाँ पे भी दराड़ आ गई। और मैं जब घर आती थी ना, तो मैं बस एक ही काम अपनी मेड को कहती थी, मेरे अंगूठे के नाखून दबाओ, इसको दबाओ, जोर जोर से दबाओ, यहाँ पे दर्द है। वो ऐसे लगता था टीसें उठती हैं। तो ये क्यों होता था? मैं चलती ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली। आई थिंक दैट कुड बी ड्यू टू फटीग, नंबर 1। और आई एम श्योर यूनिवर्सिटी में तो आप लोग कोई बहुत ऊंची हील पहन के जाते भी नहीं होंगे। मैं तो पूरा लाइफ टाइम यूनिवर्सिटी में खुस्सा ही पहन के गई हूँ। फटीग, हाँ, वैसे खुस्सा जो है ना वो भी अल्टीमेटली कोई बहुत अच्छा नहीं है बहुत देर तक पहनने के लिए, लेकिन वो बस कंफर्टेबल था। आई नो पीपल, बस वो पहन के तो ज़्यादा चलना होता था, तो बस वो कर लेते थे। इसकी कॉज हो सकती है। ठीक है। और जो नाखून का टूटना होता है ना, या इस पे ये कुछ आयरन डेफिशिएंसी में ऐसा हो सकता है, उन मरीजों में ऐसा हो सकता है। बाद लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी में हो सकता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी में हो सकता है।
थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। इतनी नई चीज़ें और इतने नए इलाज हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बैठ के बताते हैं। आई होप कि लोग इसको देखें और इससे सीखें, और इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई अवेयरनेस के साथ। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको उन सब तकलीफ़ों का पता चला होगा कि जो डेली बेसिस पे हम उनसे गुजरते तो हैं, लेकिन हमें उनके इलाज का नहीं पता था। अगर आपका इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।